यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। आप जो ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन आता है, तो जो बल्क में लोग आते हैं उस पर बहुत हज़ारों लोग उस पर उसको डाउनलोड करते हैं, इसलिए ये स्पेसिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसने पेड सब्सक्रिप्शन लिया। तो जो लोग भी पेड सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जिन्होंने पेमेंट डाला हुआ है, वो अपनी डिटेल हमको मेल कर देंगे, तो फिर अपने को आसान हो जाएगा कि हम उनसे कम्युनिकेट कर लें। नमस्कार। आज का जो केस है सलमान खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसको साइटेशन दिया गया अफजाल अंसारी एंड 2 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें जो मेन पिटिशनर थे, जो पहले पिटिशनर हैं, वो सलमान खुर्शीद साहब हैं। और सलमान खुर्शीद साहब उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से वो मंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद, जिसको 18वीं सदी में उसका नाम बदल कर फर्रुखाबाद रख दिया गया। उससे पहले उसको द्वितीय उत्तरकाशी और पंचाल देश कहा करते थे। ऐसा देश उत्तर प्रदेश का जहाँ से पांचाली आया करती थी और वहाँ के राजकुमार धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापति हुआ करते थे और बड़ा महान इतिहास रहा है। लेकिन जब से बंगश ब्रदर्स के द्वारा फर्रुखाबाद का कब्जा हुआ, उसके बाद से फर्रुखाबाद डिग्रेडेशन होता चला गया और एक मुस्लिम हब धीरे धीरे बनता चला गया। उन मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए ही सलमान खुर्शीद और उनके पिता खुर्शीद आलम ये वहाँ से हुआ रिप्रेजेंटेशन करते थे। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद में आम लोग, चूँकि मेरा जन्म फर्रुखाबाद का है इसलिए मैं आम लोगों की भाषा बोलता हूँ, लीगली अपने को डॉक्यूमेंट नहीं मालूम, लेकिन आम लोग कहते हैं कि जिस समय पार्टीशन हुआ उस समय सलमान खुर्शीद का परिवार छोड़कर बाकी सारा परिवार पाकिस्तान चला गया था। यानी कि अगर उनकी बात माने तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का आधा परिवार, सलमान खुर्शीद का आधा परिवार आज भी पाकिस्तान में फल फूल रहा है। इनके बहुत अच्छे मैरिटल रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। इसलिए ये देखने में आता है कि सलमान खुर्शीद साहब पाकिस्तान का कितना फेवर करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। चूंकि मानसिकता वो इस्लामाइज रेडिकल्स की है, इसलिए रेडिकल्स की मानसिकता होने की वजह से ये पिटीशन भी ये शो करती है कि जो कांग्रेस की मानसिकता है, हमेशा से हिंदू आतंकवाद को लेकर जो कांग्रेस अपनी मानसिकता रखती रही है, उस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का ये एक और बड़ा कदम है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में अजान को लेकर जब इतना बड़ा एपिडेमिक पूरे वर्ल्ड में हो रहा हो, पूरे वर्ल्ड के चर्च बंद हो, पूरे वर्ल्ड की मस्जिदें बंद हो, यहां तक कि सऊदीया की मस्जिदें बंद हो, पैगंबर मोहम्मद जिस मस्जिद में जाते हो वो मस्जिद बंद हो और वहां से आज अजान ना हो रही हो रमजान के समय पर, उन इस्लामिक कंट्री जो ओरिजिनल इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर इस रमजान को लेकर बड़ी सन्नाटे हैं और ऑर्डर्स किए जा चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अपने आप को करते हैं, मैंने पीछे अहमद लारी का नाम लिया था, बाद में अहमद लारी को पाकिस्तान भेज दिया गया। उनके बेटे का आप चाहें तो सुहेल लारी के नाम से एक अकाउंट है, उस पर आप देख सकते हैं। ये वो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भारत में रहे और भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आर्टिकल 25 से 28 जैसे प्राविधानों को इन्होंने स्थान दिलवाया। इसलिए सलमान खुर्शीद को बड़ा कष्ट हुआ एपिडेमिक 19 के टाइम पर भी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अजान पर बैन लगा दिया और केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने, जिसके कभी ये उन मिनिस्ट्रियों में रहे हैं, होम मिनिस्ट्री ने जब 24 मार्च को एक ऑर्डर जारी किया और कहा गया कि पूरे देश में जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए तब तक कोई भी पब्लिक प्लेस, पब्लिक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम या पब्लिक गैदरिंग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक कॉलेजेस और रिलीजियस प्लेसेस या रिलीजियस प्रोग्राम बैन कर दिए गए। उन रिलीजियस प्रोग्राम बैन करने की वजह से, चूंकि एक धड़ा भारत का ऐसा है जो ये मान के चलता है कि नहीं, हम जो कहते हैं वही एक सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है और हमको तो कोरोना हो ही नहीं सकता, इसलिए अजान को लेकर सलमान खुर्शीद साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली, जिसको पीआईएल के रूप में ट्रीट किया गया और उस पिटीशन पर दोनों पार्टियों की तरफ से केस आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर रिप्लाई दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केस को लड़ा। वहाँ उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल गोयल साहब वहाँ प्रेजेंट हुए और वो डिसीजन आया। डिसीजन इसी शुक्रवार को, यानी कि अभी लास्ट 15 तारीख को डिसीजन प्रोनाउंस किया गया। अब इस केस के फैक्ट्स पर जाते हैं। सलमान साहब का ऐसा कहना है इस पिटीशन में कि जो नमाज है और नमाज की अजान है, दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द
ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए अजान को बैन किया ही नहीं जा सकता। और सरकार का जो ऑर्डर है वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। सलमान साहब का कहना है कि अजान का जो बैन का ऑर्डर है वो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। हमारे मुसलमानों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं चिल्लाने के लाउड स्पीकर पर, उन राइट्स का उल्लंघन है। उनका ऐसा भी मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने अजान शुरू की थी, और चूंकि पैगंबर मोहम्मद ने अजान शुरू की थी इसलिए किसी भी विषय में जहां पर पैगंबर मोहम्मद जोड़ दिए जाते हैं वहां पर इस्लाम का कोई लॉजिक नहीं रहता, और हर बात में अगर प्रॉफिट का नाम जोड़ा गया इसका मतलब है वो इंटीग्रल पार्ट है। सलमान साहब का कहना है कि चूंकि प्रॉफिट के समय से अजान शुरू हुई इसलिए अजान पर बैन लगाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 भी हमको साथ में पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि you having a right to religion, propagation and practice subject to the condition of the law is in enforcement in the area। यानी कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये जो अधिकार है ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द लॉ है। यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट में होगा, जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के अंदर प्रैक्टिस का राइट है। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को उस समय पढ़ते हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 25 की बहस होते समय अपनी बहस की, उन्होंने कहा ये राइट कोई सामूहिक राइट नहीं है, ये राइट एक पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली क्या प्रोपोगेट करेगा, किस प्रकार से प्रैक्टिस करेगा, क्या प्रोफेस करेगा, ये उसका इंडिविजुअल राइट है। वो किस प्रकार से अपने ईश्वर की आराधना करेगा, ये राइट वैसा राइट हम दिया, ये आर्टिकल 25 में दिया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की अगर माने तो डॉक्टर अंबेडकर का ऐसा मानना है कि ये जो मतलब उनका हम इंटरप्रिटेशन अगर करना चाहें तो वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने परमेश्वर के साथ किस प्रकार जाना चाहता है, कैसे प्रोपोगेट करना चाहता है, कैसे प्रोफेस करना चाहता है, एक टांग पर, दोनों टांगों पर, सर के बल, पैर के बल, लेटकर, बैठकर, गंगा जी में बैठकर, आधा शरीर आधी रात गंगा जी में बैठकर, किसी नदी नाले में बैठकर, या जमीन पर बैठकर, आसमान पर बैठकर, कैसे वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, ये फंडामेंटल राइट दिया गया। इसीलिए उसमें आर्टिकल 25 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। दूसरी बात जो सलमान साहब की पिटीशन में थी वो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, इसलिए ये जो अजान है वो हमारी बात है। और राइट टू एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, और चूंकि इकट्ठे होना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो सरकारी ऑर्डर है एपिडेमिक के टाइम पर अंडर द ये कानून के तहत वो गलत है। इसलिए इसको समाप्त किया जाए और मुसलमानों को मस्जिदों में जाना और मुसलमानों को अजान पढ़ने, अजान करने का अधिकार वापस दिया जाए, या उनका अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसको नहीं रोका जा सकता। जब आर्टिकल 25 क्लॉज 1 को योगी सरकार ने वहां कहा तो उन्होंने कहा आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में चूंकि ये दिया हुआ है, इसलिए जब हम पोल्यूशन रूल्स में जाते हैं, खासतौर से नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2005 में जो बने, नॉइस पोल्यूशन रूल्स का रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5A, रूल नंबर 6, इन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया। और इन रूल्स में उन्होंने कहा कि देखिए, जिस व्यक्ति को जो भी नॉइस पोल्यूशन करेगा, किसी भी व्यक्ति को नॉइस पोल्यूशन का अधिकार नहीं है किसी भी मामले में। उन्होंने कहा कि तब तक लाउड स्पीकर या कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उस स्टेट की सरकार उसको परमिट ना करे। यानी कि सरकार से परमिशन लेने के बाद ही कोई लाउड स्पीकर किसी भी पर्पज से इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें भी इन रूल्स में जो सरकार ने हवाला दिया, तो इन रूल्स में यह बताया गया कि ये जो है वो 10 dB से लेकर और 70 dB तक के एरिया हैं, उन एरियाज में अलग अलग जाएगा। इसके साथ इसी में 5A को एक्सप्लेन करते, रूल नंबर 5A को एक्सप्लेन करते हुए सरकार ने सामने कहा कि देखिए 5A में जो पीस एरिया हैं, जो ग्रीन जोन हैं या जो साइलेंट जोन हैं, उन जोन्स में हॉर्न भी नहीं बजाया जा सकता, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता, कोई एम्पलीफायर नहीं बजाया जा सकता, कोई भी तरह का शोर नहीं किया जा सकता। अगर इस प्रकार का शोर करना है तो वो पब्लिक प्लेसेस पर हो सकता है, और पब्लिक प्लेसेस के मामले में भी आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। और सरकार को मैक्सिमम 15 डेज इन अ ईयर, पूरे साल में मैक्सिमम 15 दिन की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 10 बजे तक बजाए जा सकते हैं। उनकी भी कितनी ऑडियो होगी, कितनी वॉल्यूम होगी, ये भी सरकार डिसाइड करेगी।
साथ में ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिन में उन्होंने कहा रिलीजियस फंक्शंस, कल्चरल फंक्शंस, फेस्टिव्स, नेशनल फेस्टिव्स, ये सब शामिल हैं। आगे नेशनल फेस्टिव्स को एक्सप्लेन करते हुए इन्हीं रूल्स में सरकार ने कहा कि इन फेस्टिव्स में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर या जो नेशनल स्टेट डेज हैं वो डेज भी शामिल हैं। इसके बाद 2005 में एक केस आया, नॉइस पोल्यूशन केस के नाम से जानते हैं, नॉइस पोल्यूशन केस नंबर 7 ऑफ 2005। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्टिकल्स, इन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सरकार जो 15 दिन की अनुमति देगी वो 15 दिन की अनुमति ऐसी होगी कि वो सरकार को पहले से कैलेंडर जारी करना पड़ेगा पूरे साल में। ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम जो लोग आए, अप्रोच किया, एप्लीकेशन दी और उन्होंने वो सैंक्शन कर दिया कि जाइए बजाइए जाके। ऐसे किसी भी मामले में सरकार को पहले से एक कैलेंडर जारी करना पड़ेगा कि वो होली पर अनुमति देते हैं, दिवाली पर, ईद पर, बकरीद पर, या 15 अगस्त, 26 जनवरी या ईस्टर के दिन या फिर क्रिसमस के दिन, किस समय देते हैं, या 1 जनवरी को, जो भी उनको 15 दिन की छूट देनी है वो 15 दिन की छूट उनको साल में पहले से डिक्लेयर कर देनी चाहिए। जैसे कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने यहां की छुट्टियां ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता है, वैसे उनको डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो ओकेशंस पर इन 15 दिनों के अंदर ही कोई ओकेशन उनको लगता है कि इस ओकेशन पर हम अनुमति दे सकते हैं, तो वो 15 दिन में 10 दिन पहले अनाउंस कर दें, 1-2 दिन अपने पास सेव रखें, जो इमरजेंसी टाइम पर वो कर सकते हैं। उसमें इमरजेंसी का टाइम भी शामिल है। नो परमिशन कैन बी गिवन फॉर मोर देन 15 डेज इन ए ईयर। साल भर में 15 दिन से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने जो अपना, ऑनरेबल हाई कोर्ट में योगी सरकार ने जो प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 के साथ साथ हमको आर्टिकल 21 ध्यान में रखना चाहिए, आर्टिकल 14 ध्यान में रखना चाहिए। और आर्टिकल 21 जो कहता है वो ये कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अधिकार है। तो हाई कोर्ट में योगी सरकार का ऐसा कहना था कि अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कोई बहुत शोर करती है तो उसकी वजह से 80% जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको अनकंफर्ट फील होता है, उनके फंडामेंटल राइट भी हैं, उनके भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसलिए इस प्रकार की अजानें करना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट उतने ही हैं जितने राइट्स, जहां तक दूसरे के राइट का उल्लंघन नहीं होता। चूंकि 80% लोगों की राइट का उल्लंघन होता है, इसलिए यह अजान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चूंकि आर्टिकल 25 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी बात मानते हुए कहा कि इंटीग्रल पार्ट तो है। बहुत सारे न्यूज़पेपरों को मैं देख रहा हूं, कल से आज तक के छपे हुए हैं, जिसमें ये न्यूज़ दी गई कि अजान इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। अजान इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम ये कोई पहली बार नहीं कहा। ये जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस का हवाला दिया, जिसमें ऑलरेडी ये कहा जा चुका है कि अजान इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। अजान आपका इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसा कोई राइट आपके पास नहीं है जिससे आप शोर मचाएंगे, नॉइस पोल्यूशन करेंगे और दूसरे की नींद खराब करेंगे। खास तौर से इन रूल्स में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई हॉर्न, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई एम्पलीफायर, कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। और यदि किसी प्रोग्राम में किसी व्यक्तिगत परिवार की शादी बारात में कोई अनुमति की आवश्यकता है तो सरकार उसको 10 से 12 बजे तक की अनुमति दे सकती है, वो भी बंद ऑडिटोरियम के अंदर, ओपन प्लेसेस पर नहीं। ओपन प्लेसेस पर इन 15 दिन से ऊपर की अनुमति नहीं दी जा सकती और साइलेंस जोन में तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साथ में कहा, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ये जो 15 दिन का टाइम है ये भी डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं चल सकता, यानी कि कोई जिलाधिकारी इसका सैंक्शन दे दे कि 15 दिन का रहेगा, ऐसा नहीं कर सकता। कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता, कोई थाने का इंचार्ज नहीं कर सकता, कोई डीएम, एसडीएम या एसएसपी, डीआईजी और कमिश्नर नहीं कर सकता। ये अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। राज्य सरकार नोटिफिकेशन करके इन 15 दिनों का डिक्लेरेशन करेगा कि वो कौन से 15 दिन हैं जिसमें वो अनुमति देते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी को लोकल रात में 10 से 12 बजे तक लाउड स्पीकर वगैरह ऑडिटोरियम के अंदर बजाने की अनुमति दी जाती है तो ऐसी अनुमति देने वाले अधिकारी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो
कौन है और राज्य सरकार ने उसको अथॉरिटी दे रखी है या नहीं दे रखी है, उसका अथॉरिटी लेटर क्या है। अगर कोई भी पुलिस इंचार्ज ऐसी कोई अनुमति देता है तो वो अनुमति वैलिड नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार ने उसको ऐसा करने की शक्ति न दे रखी हो। ये जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया और हाई कोर्ट ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद जिस समय अजान करते थे, सलमान खुर्शीद साहब की बात सुनते हुए उन्होंने कहा अगर पैगंबर मोहम्मद अजान करते थे तो वो अजान वॉइस से होती थी, चिल्लाकर होती थी। उस समय लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस्लाम का पार्ट नहीं है, इस्लामिक प्रोपेगेशन नहीं हो सकता। किसी दूसरे के कंफर्ट को ध्यान में रखना होगा और अगर आपने इसमें कुछ गलत किया तो आपके खिलाफ कार्रवाइयां होगी। नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत, हमारे पास नॉइज पोल्यूशन एक्ट है बाकायदा, नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत ये एक क्रिमिनल कार्रवाई है और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल कार्रवाई का कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये राइट सबके ऊपर सुपरसीड करता है। नॉइज पोल्यूशन एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट सबके ऊपर सुपरसीड करता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति जिसको अनकंफर्ट फील होता है वो जाकर थाने में मुकदमा लिखवा सकता है और नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत बाकी सारे राइट्स पीछे चले जाते हैं और उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कॉग्निजेबल केस है। कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है जिसमें जमानत नहीं होती और जमानत देने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय को होता है। अगर कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं सुनता है तो सेक्शन 156 और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत वो कोर्ट में जाकर मुकदमा कर सकता है और कोर्ट को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा और कोर्ट आपकी बात सुनेगा। कोर्ट आपकी बात सुनने के बाद सामने वाले को वो डिसाइड करेगा कि कैसे है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपना कैरेक्टर आज भी नहीं छोड़ा। वो चुनाव हार चुके हैं, वो हिंदू टेररिज्म को बढ़ा चुके हैं, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसीज वो सदैव से उनकी एक पॉलिसी रही है। उस पॉलिसी को उनके लोग, चाहे वो कपिल सिब्बल कभी कोर्ट में पिटीशन डालते हों, चाहे उनके जैसे प्रशांत भूषण कभी कोर्ट में डालते हों, चाहे अभिषेक मनु सिंह भी डालते हों, और चाहे अब इस प्रकार की पिटीशन सलमान खुर्शीद ने डाली हो। हमको याद होगा कि ट्रिपल तलाक का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तो मुसलमानों के पक्ष में सलमान खुर्शीद साहब भी उसमें वकालत कर रहे थे। आप देश को आप प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और आप ही अगर मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसीज को इस प्रकार से अपनाएंगे तो हमारा देश किस दिशा में जाएगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं आज की न्यूज़ को इतना ही इसी पॉइंट पर समर्पित करता हूं। इसके अलावा अगर किसी को साइटेशन की ज़रूरत हो तो मैं इस पोस्ट के नीचे वो साइटेशन ज़रूर मेंशन करूंगा। ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि फ़र्रुखाबाद के वो लोग जो सलमान खुर्शीद को वोट देकर यहाँ तक भेजते हैं, उनको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या कोई रिलीजियस भेदभाव किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, क्या उस व्यक्ति को वोट दिया जा सकता है, क्या उस व्यक्ति को अपने चुनाव पर उतारा जा सकता है, क्या वो व्यक्ति कभी हमारे पास आता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि हम आपका वोट क्यों दें। आप एक पार्टिकुलर रिलीजन विशेष के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने ट्रिपल तलाक का भी केस लड़ा, आप हाई कोर्ट में खुद आप पार्टी बने और पार्टी बनकर आपने वहां इस प्रकार से अपनी प्लीडिंग की, तो क्या आपको वोट लेने का अधिकार है, ये हम सबको पूछना चाहिए। ख़ास तौर से मैंने कहा फ़र्रुखाबाद की जनता को ज़रूर पूछना चाहिए, पूरे देश उत्तर प्रदेश की जनता को ज़रूर पूछना चाहिए, पूरे देश में सलमान खुर्शीद साहब ऐसे मिनिस्टर जाते हैं तो उनको पूछना चाहिए क्या आपकी रेलिवेंसी है। इसके साथ इस न्यूज़ को समाप्त करते हैं। नमस्कार।